तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस साइंस, उसके बाद में मैथ, उसके बाद में रीजनिंग। सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर के बारे में भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। उससे पहले आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। आज के जो प्रश्न है वो भेजे हैं आशीष जाट जी ने, इनके 78 नंबर है, शिवपुरी के निवासी हैं। पूजा अवस्थी जी ने और इनके 71 नंबर हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अभी तुरंत लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और एमपी जीके के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। हमने आपका आंसर नहीं लिखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले ही प्रश्न आपका टेस्ट के लिए हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। देखिए, तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डेट भी आपसे पूछी जाएगी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को पराजित कर दिया था, ठीक है। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति, ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुलगमा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तोप खाने का पहली बार प्रयोग पानीपत के युद्ध में ही हुआ था, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बाबर की सेना ने लगभग 1 लाख सैनिकों वाली इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया और यहां पर मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने इस युद्ध के बाद में, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, तो शेयर भी करना है, ये आपका फर्ज है। तीस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है। तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। बेसिकली प्रश्न ये पूछा गया था कि तीस्ता नदी कहां कहां बहती है। तो चलिए देख लेते हैं कहां कहां बहती है तीस्ता नदी। तो देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर के बहती है। यानी भारत में सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है, और एक हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी बहती है, ठीक है। या सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है, ठीक है। यानी कि जलपाईगुड़ी विभाग जो है वहां पर ज्यादातर ये इसका विस्तार देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। तो याद रखना, तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका समापन कहाँ होता है, क्योंकि आजकल समापन वाले प्रश्न भी पूछ ले जा रहे हैं कि कौन सी नदी कहां पर जाकर के गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में इसका समापन होता है। अगला प्रश्न है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका आगे एसएससी जीडी का एग्जाम है तो ध्यान दीजिए, लगभग 80,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की आने वाली हैं। तो आप या फिर आपके कोई अन्य भाई बहन एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी की बेहतरीन स्टडी गाइड निकाली गई है। इसको आप जरूर खरीद लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट किसी से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ में स्टडी गाइड के अलावा एसएससी कांस्टेबल के लिए यहां पर प्रैक्टिस सेट भी निकाला गया है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भाई बहन एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये किताब मंगा करके जरूर गिफ्ट कीजिएगा। इसमें क्या है, तो इसमें बेहतरीन तरीके से आपको पूरी तो आपको जानकारी दी गई है, पूरा हर एक सब्जेक्ट को क्लियर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, और उनका जो आंसर है, जो डिटेल सॉल्यूशन है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किताब आप दोनों मंगा सकते हैं। काफी कम कीमत में आप एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी इनको मंगा लीजिए। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों से आप इसे मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लूनी नदी के बारे में आपको बता दें, तो लूनी नदी बेसिन 37,363 वर्ग किलोमीटर की है, जिसमें राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही जिले और उत्तरी गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले शामिल हैं। इन सब जिलों का नाम आपको याद रखना है कि लूनी नदी के किनारे कौन कौन से जिले पड़ते हैं। आज आपसे अजमेर पूछ लिया है, कल बाड़मेर पूछ लेंगे, ऐसे पूछते रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुख्य नदी राजस्थान की लूनी ही नदी है। लूनी नदी के उद्गम की बात करते हैं तो लूनी नदी का उद्गम
अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है। ठीक है, 772 मीटर ऊंची ये नाग पहाड़ी, यहीं से लूनी नदी का उद्गम होता है। समापन कहाँ पर होता है? तो कच्छ गुजरात में जाकर के इसका समापन हो जाता है, खो जाती है गुजरात में जाकर के। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लूनी नदी कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है? तो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है। जो नदियों वाली हमने वीडियो बनाई है उसी में से सारी नदियों वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो नदी वाली वीडियो जरूर देख करके जाना। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम आपको 5 नदियां बता दे रहे हैं जो क्रम में, क्योंकि पहली और दूसरी पूछ चुके हैं, अब आगे आपसे और भी पूछी जा सकती हैं। तो 5 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। ठीक है, अब भारत की 5 लंबी नदियां कौन कौन सी देख लीजिए। गंगा 2525 किलोमीटर, उसके बाद में गोदावरी 1435 किलोमीटर। यह प्रश्न पूछा गया कि गंगा के बाद में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी है। उसके बाद में कृष्णा का नंबर आता है 1400 किलोमीटर, जो आपकी लंबाई कृष्णा की है। यमुना का नंबर आता है 1376 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद में नर्मदा का नंबर आता है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 रुपए का नोट और सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए का नोट और सिक्का जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़ करके बाकी सारी मुद्रा आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, देख लीजिए। तो 1 रुपए का नोट और सिक्का केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अन्य नोटों के विपरीत 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर की जगह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी का ये फेवरेट है कि आप बताइए कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी आप कोई भी नोट देख लीजिए, सब पर आपको आरबीआई के गवर्नर के साइन देखने को मिलेंगे, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। 1940 तक आरबीआई के द्वारा ही 1 रुपए के सिक्के और नोट छापे जाते थे, लेकिन 1940 के बाद में वित्त मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। भाई 1 रुपए तो कम से कम छापने दो, बाकी तो सब आप छाप ही रहे हो, है ना। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके समय पर भारत आया था? तो सबको पता है भाई, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय पर भारत आया था। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, अब ये प्रश्न भी हमने आपको इससे पहले एग्जाम एनालिसिस में कराया था। एक प्रश्न को याद है, उसमें हमने ह्वेनसांग के बारे में बताया था आपको। ठीक है ना, देखिए, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। ये पुस्तक का नाम याद रखना, कभी कभी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं कि ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। ठीक है, चलिए, उसके वर्णनों में हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बनता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो आपको देखिए, हम डिटेल इसीलिए कराते हैं, इसमें क्या होता है, आपके 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रश्न भी कवर हो जाते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए सक्सेस जंक्शन का एग्जाम एनालिसिस सबसे अलग है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण जानकारी ही देते हैं, बाकी फालतू की जानकारी आपको नहीं देते हैं। वही जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में किसका सहयोग था, या पीएनबी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करवाई गई थी। चलिए पूरी जानकारी देख लीजिए। देखिए, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक प्रथम भारतीय बैंक था। यह प्रश्न पूछा जा चुका कि प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। आज सुबह हमने इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड की है, जहां पर हमने आरबीआई को कवर किया है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ट्रिपल आर क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। उसको जरूर देख करके जाना, क्योंकि वहां से हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम उसको यहीं पर टैग कर देंगे। जैसे ही वीडियो खत्म होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। इसके फाउंडर लाला लाजपत राय तथा दयाल सिंह मजियट थे। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में लाला लाजपत राय ही दिया था, तो लाला लाजपत राय ही आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरा वर्णक किसकी वजह से पाया जाता है? जो हरा रंग है ना, वो पत्तियों में किसकी वजह से पाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। देखिए, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग का एक वर्णक होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा बदल जाती है और पौधे अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे में हरे रंग का जिम्मेदार कौन है? तो पौधों में हरे रंग का जिम्मेदार क्लोरोफिल, या हिंदी में कहें तो पर्णहरित होता है। ठीक है, नहीं कि हिंदी आ जाए, सर ने हिंदी तो बताई नहीं थी,
तो पर्णहरित इसको हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, घराने से प्रश्न आने लगे हैं। अब आपसे प्रश्न घराने के पूछे जाएंगे। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? सही आंसर है किराना घराना। अब देखिए एक बात आपको बता दें, अगर आपको पता है कि ये किस घराने के हैं या कोई भी गायक वायक दिए हैं किस घराने से, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर लगाइए। अगर आपको तुक्का ही लगाना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किराना घराने पर तुक्का लगाना, क्योंकि 70 से 75% जो गायक हैं वो किराना घराने से ही संबंध रखते हैं, ठीक है ना? तो किराना घराने पर ही तुक्का लगाना, अगर तुक्का भी आपको लगाना है तो। चलिए देख लेते हैं भाई। तो किराना घराने से संबंध रखने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल और भजन गायन के लिए जाने जाते हैं। संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से 2008 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है? चलिए, इनमें से कौन-सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है? अब ऑप्शन मुझे नहीं पता है, लेकिन हम आपको छत्तीसगढ़ के सभी लोक नृत्यों के बारे में बता देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पंडवानी उसका आंसर था। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से फेमस लोक नृत्य हैं। देखिए, तो यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजाति नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, ददरिया, बाँस गीत प्रमुख हैं। वहीं लोक नृत्यों में सुआ, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य, ठीक है? तो ये आपके लोक नृत्य हो गए और ऊपर जो है आपके लोक गीत दिए गए हैं। तो दोनों आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे लोक गीत हो गए आपके और नीचे जो है लोक नृत्य हो गए। जो भी इसमें से पूछा गया था वो आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है? चलिए अगला साइंस का प्रश्न पूछा गया है। जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसको सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है? चलिए देखिए, तो जिस राशि में परिमाण और तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना? वेक्टर कहते हैं, ठीक है? अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन सी ऐसी राशियाँ होती हैं जो सदिश राशि हैं। देख लीजिए, तो चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान, आयतन और ताप, ये सभी की सभी जो हैं वो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वांडीवास का युद्ध कब संपन्न हुआ था? 2 प्रश्न आपके युद्ध से आए हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मध्यकालीन इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मध्यकालीन इतिहास पर भी हम एक वीडियो लेकर के आ जाएँगे, ठीक है? चलिए, तो 1760 में वांडीवास का युद्ध संपन्न हुआ था। चलिए देख लेते हैं। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पौंडीचेरी को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था, ठीक है? फ्रांसीसी इसमें हार गए थे। यह युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ और उन्हें समझ में आ गया कि अंग्रेजों के रहते हुए भारत में वे अपना स्थायित्व बरकरार नहीं रख सकते हैं। यानी कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। कौन जीता? फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज इसमें जीत गए थे, ठीक है? बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या है? तो ब्रायोफाइटा से एक प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है? तो चलिए ब्रायोफाइटा के बारे में बता देते हैं। हालांकि जंतु आपका पादप जगत वर्गीकरण की वीडियो हमने बना दी है, उसी वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। देखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? अर्थात ऐसे पौधे स्थलीय होते हैं जिसे निषेचन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी पौधे तो स्थलीय होंगे लेकिन वे निषेचन कहाँ पर करेंगे? जल में करेंगे। तो स्थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है और ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा में जल तथा लवण के संवहन हेतु संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। कल ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, तो वो आपका आंसर ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है? इसमें पदार्थों का संवहन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होता है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लिवरवर्ट तथा मांस आते हैं, ठीक है? जो काई वाई होती है ना आपकी, ये आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ध्वनि निर्वात में प्रवाह क्यों नहीं कर पाती है? क्या रीजन है कि ध्वनि निर्वात में प्रवाह नहीं कर पाती? निर्वात का मतलब समझते हैं, जिसमें कोई माध्यम नहीं हो, जिसका कोई माध्यम नहीं हो, खाली हो। अगर यहाँ पर आपको छोड़ देंगे तो आप टंगे रह जाएंगे, ठीक है ना? तो इसको निर्वात कहते हैं। इसमें ध्वनि क्यों गमन नहीं कर पाती है, आइए बताते हैं। तो ध्वनि तरंगे हवा, पानी या धातु जैसे माध्यम में कणों का यात्रा करता कंपन है, ठीक है? निर्वात एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, तो इसका कारण है कि वे खाली स्थान से जो है वो पूरा खाली स्थान हो जाता है। निर्वात में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना? होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं, जहाँ कंपन करने के लिए कोई परमाणु या अणु नहीं होता। चलिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। देखिए, अगर ध्वनि को गमन करना है तो उसको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है? जैसे ये हवा है, तो हवा में क्या छोटे-छोटे कण होते हैं। ध्वनि क्या करती है? इस कण पे बैठती है, फिर इस कण पे बैठती है, इस कण पे बैठती है, इस कण पे बैठती है, ऐसे करके जो ध्वनि गमन करती है। लेकिन निर्वात में तो कुछ होगा ही नहीं भाई, तो ध्वनि कहाँ से गमन करेगी? कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना? यही कारण है कि जब आप रेल की पटरियों पर कान लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही कितनी भी दूर हो। इससे पहले कि वो हॉर्न देगी, उसका हॉर्न आपको बाद में सुनाई देगा, लेकिन पटरियों पर कान रखने पर आपको पहले पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है वो हवा की अपेक्षा ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गमन करती है, क्योंकि ठोस के अणु बिल्कुल पास-पास होते हैं, तो इसलिए आपको पता चल जाता है। कोई पूछे कि कान लगाने पर कैसे पता चल जाता है ट्रेन आ रही नहीं आ रही, तो अब आप बता सकते हैं, ठीक है?
चलिए भाई, अब सीधे चल रहे हैं मैथ में। आज क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो घनाभ का एक प्रश्न आज पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद में नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए थे और कैलकुलेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉइंटों में आपसे जो है कैलकुलेशन कराया जा रहा है। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, वहाँ पर 2 ऐप्स हमने डाल दिए हैं। उन दोनों ऐप्स की मदद से आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। आप उस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके जॉइन कर लेना और उसमें जाकर के देखना डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको वो 2 ऐप्स मिल जाएँगे। दोनों ऐप्स इंस्टॉल कर लेना और अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? 10-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। एलसीएम के 2 प्रश्न हैं, डिस्काउंट का 1 प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न परसेंटेज से पूछे गए हैं आज, विभाज्यता के नियम से 4 प्रश्न हैं, कौन-कौन से पूछे गए थे देख लीजिए। 5 का विभाज्यता पूछा गया था, 11 का, 6 का और 13 का। ये 4 प्रश्न आज विभाज्यता के नियम से पूछे गए हैं। वहीं सीआई से बात करते तो 3 प्रश्न आपके सीआई के पूछे गए हैं, जिसमें 1 प्रश्न आपका किस्त वाला भी पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज से 2 प्रश्न पूछे गए हैं सिंपल लेवल के। वहीं प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 2 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस से भी पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन में 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों प्रश्न आपके कैलकुलेटिव लेवल के पूछे गए थे, ठीक है? मिक्सचर के भी आपके 2 प्रश्न आपके मिश्रण से पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज से, तो 2 प्रश्न आपके आयु यानी कि एज से पूछे गए, जिसमें कि एज आपका एक जो है आपका एवरेज वाला पूछा गया था। एज में जो है एवरेज एज निकालने के लिए आया था, ठीक है? मेंस्ट्रुएशन से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका एवरेज का था जो कि आयु में ही आप कैलकुलेट कर लेंगे और 2 प्रश्न आपके रेशियो के आज पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देख लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से 3 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं, वहीं डायरेक्शन के 4 प्रश्न पूछे गए थे और डायरेक्शन आज ऐसे आई थी कि पूजा उत्तर पश्चिम में बैठी है, उसके दक्षिण पूरब में राकेश बैठा है, उसके पूरब पश्चिम में ये बैठा है, वो बैठा है, ऐसे करके प्रश्न जो है पूछा गया था डायरेक्शन वाला। फिर पूछा था बताइए इसके संदर्भ में ये कहाँ पर बैठा है, ठीक है ना? तो ऐसे 4 प्रश्न लगभग पूछे गए थे, तो इनकी प्रैक्टिस करके आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, या तो वाले 4 प्रश्न बने हैं, जिसमें कि 2 प्रश्न आपके एडवांस लेवल के हैं, तो इसको भी आपको कवर करके जाना है। वहीं मिसिंग लेटर की बात करते हैं तो 3 प्रश्न आपके मिसिंग लेटर से बने हैं, यानी कि ए बी, बीच में गैप सी डी, फिर गैप, फिर बी सी, फिर ऐसे करके जो प्रश्न बनते हैं, आप जो है इसकी एक काम करते हैं, 2 वीडियो हम कल लेकर के आने वाले हैं। एक में आपका जो है ये कवर करा देंगे मिसिंग लेटर और एक में आपका वाटर और मिरर इमेज की ट्रिक हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? चलिए, 3 प्रश्न आपके रैंकिंग के और 6 से 7 प्रश्न आपके वाटर इमेज और मिरर इमेज को मिला करके पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों वीडियो की कल हम जो है इन दोनों की वीडियो लेकर के आ जाएँगे और आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि इन दोनों को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। 2 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के और 2 प्रश्न आपके सीरीज के पूछे गए थे। आज हम सुबह वीडियो सीआरआर, एसएलआर, ये सब क्या होता है, बैंक रेट क्या है, आरबीआई क्या है, इसके ऊपर लेकर के आए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के 2 प्रश्न आपके पूछे हैं, साइलॉग के भी 2 प्रश्न पूछे हैं, न्याय एवं निगमन से भी 2 प्रश्न आपके पूछे हैं। साइलॉग मतलब समझ रहे हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं, ठीक है ना वो। चलिए, अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल में देखिए तो जीके जीएस आज बहुत ज़्यादा पूछी है, 26 प्रश्न आपके जीके जीएस साइंस से, जीके जीएस से पूछे गए हैं, करंट अफेयर से, ठीक है। वहीं साइंस की बात करते हैं तो आज मात्र 10 प्रश्न आपके साइंस के पूछे हैं, जिसमें 8 के लगभग प्रश्न आपके बायोलॉजी के ही पूछे गए थे, ठीक है। मैथ की बात करते हैं तो 28 प्रश्न आपके आज मैथ के पूछे हैं और रीजनिंग के लगभग 36 प्रश्न। मैथ को कम कर दिया है, रीजनिंग की संख्या बढ़ा दी है, दोनों को मिला करके 64-65 नंबर में ये आपके मैथ और रीजनिंग पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज के टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं। तो आज ज़्यादा टॉप 5 स्कोर में ज़्यादा स्कोर तो नहीं देखने को मिल रहा है। 86 को ऐड कर लीजिए, तो पहले नंबर पर 86 है, फिर 78 है, 77, 75, 73 और 70, ये नंबर आज देखने को मिले हैं टॉप 5 स्कोर में। वहीं कट ऑफ की बात करते हैं तो इस शिफ्ट का भी कट ऑफ मैं आपको बता दूं 74 के प्लस ही रहने वाला है, 72 74 जनरल का, ठीक है। क्योंकि पेपर आपका मैथ रीजनिंग सरल आ रही तो लोग नंबर खूब बढ़िया अच्छे खासे खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइए। अब सजेशन क्या रहेगा सर कि हम आगे कैसे तैयारी करें जिनका एग्जाम रह गया है, तो देखिए प्रीवियस ईयर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना। जैसे कि आपका पटवारी हो गया, आबकारी हो गया, वनरक्षक हो गया, इनके साइंस के प्रश्न एज इट इज सेम टू सेम छप रहे हैं, ठीक है। तो इनके पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, वहां पर आपको वनरक्षक, आबकारी और पटवारी तीनों के पेपर एक साथ में मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उनसे आप साइंस केवल वहां से पढ़ जाना, साइंस के प्रश्न वहां से रिपीट हो रहे हैं। लूसेंट का विविधा आपको जरूर पढ़ करके जाना है। इकोनॉमिक्स की हमारी सुबह वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, वहां से भी 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहे हैं, ठीक है। पादप जगत का वीडियो हमने बना रखा है भाई, वहां से जरूर देख करके जाना। हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पादप जगत के पूछे जा रहे हैं और उसी वीडियो में से आ जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अब टेलीग्राम की बात करें तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन। इस पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। कल हमने 13-14 तारीख तक की पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। बाकी पीडीएफ आपको 24 घंटे बाद इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है? वहीं हमारा स्टडी मटेरियल का फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। इसको भी आपको जॉइन कर लेना है। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। फ्री में आपको कैलकुलेशन वाला ऐप्स मिल जाएगा और जो है राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे और किरण की बहुत सारी किताबें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी और नीतू मैम की किताब इंग्लिश वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, तो इसको आप जो है ज्वाइन कर लेना। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों की दी गई है, ठीक है? चलिए भाई, अब वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सबको पता चल सके कि फालतू में 2-2 4-4 घंटा क्यों देख रहे हो एग्जाम एनालिसिस। मात्र 20 मिनट के अंदर सारा एग्जाम एनालिसिस पूरा डिटेल के साथ में हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं, फिर कहीं और क्यों भटक रहे हो? और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्द ही मिलते हैं। शाम को आपकी शिफ्ट छूटने वाली है 6:30 बजे। कभी कभी क्या होता है, सर्वर स्लो चलता है तो शिफ्ट आपकी 7 बजे छूटती है और बच्चे 7:30 तक निकल पाते हैं और क्वेश्चन हमारे पास 8 बजे तक भेज पाते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास में आ जाते हैं, हम तुरंत आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और लगभग 9 बजे से पहले पहले आप तक वीडियो आ जाती है। तो आज शाम वाली शिफ्ट की वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में दोस्तों तक शेयर कर देना और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए जल्दी मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।